हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने 20 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा 21 है। तो देखते हैं कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न हमारे सामने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, इनके उत्तर को पढ़ेंगे और इसके बाद देखेंगे कि इन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में कौन सी कमियां की हैं और फिर अपना फ्रेमिंग। क्लियर? तो पहले इनका हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है इनका, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भली भांति संकल्पित, निकृष्टता कार्यान्वित और विनाशपूर्णता परित्यक्त थी? चर्चा कीजिए। ठीक। उत्तर है, मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी के स्रोत में उसके सिक्के व स्मारक हैं तथा बरनी, इसामी और इब्न बतूता के वृत्तांत सहायक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, दोआब में वृद्धि नामक योजनाएं चलाई। हालांकि इन सभी योजनाओं को शासन व आम जनता के लिए उपयोगी मानकर चलाया था, परंतु ये सभी योजनाएं असफल सिद्ध हुईं। यदि इन योजनाओं को देखें तो राजधानी परिवर्तन के पीछे उसका उद्देश्य था कि वह दक्षिण भारत पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण कर सके, परंतु यह योजना विफल हुई क्योंकि यह उस युग की भौगोलिक सीमा थी। इसी तरह सांकेतिक मुद्रा के पीछे उसका उद्देश्य मुद्रा संकट से समाधान चाहता था, परंतु बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। फिर खुरासान अभियान में उसकी राजनीतिक अपरिपक्वता दृष्टि हुई तथा दोआब में कर वृद्धि भी बिना समय को ध्यान में रखकर लागू किया गया। प्रशासन के स्तर पर देखें तो उसके अधिकारी भ्रष्ट, अयोग्य थे, जिन्होंने क्रियान्वयन ही सही नहीं किया। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोगधर्मी शासक तो था, परंतु व्यवहारिकता के स्तर पर अशोक, अलाउद्दीन खिलजी व अकबर की तरह व्यवहारिक नहीं था। ठीक है, आपने लास्ट में निष्कर्ष तो अच्छा देने का प्रयास किया है। आपने जो ये प्रश्न लिखा है, वास्तव में आपने इसको एनालिसिस नहीं किया सही से। आपने शुरू में तो ये परिचय दे दिया, जो कि इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। आपने यहाँ पे सारी बातों को रिपीट कर दिया कि उसकी योजनाएं कैसे असफल हुई। ठीक, आपको ऐसे ही से नहीं बताना है। आपने यहाँ पे योजनाएं भी बताई, ठीक है, लेकिन ऐसे इन सारी चीज़ों का आपको उल्लेख नहीं करना है और इसे आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं कि वास्तव में ये प्रश्न क्या है और इसका इनकोडिंग वर्जन क्या है। तो आप देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, यानी कि ये आपके अंदर के व्यक्तित्व को परखना चाहता है आपके तथ्य व तर्क के माध्यम से, कि आप हमें ये बताएं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं लागू की वो भली भांति संकल्पित तो थीं, निकृष्टता कार्यान्वित भी थीं और वो विनाशपूर्णता परित्यक्त थी। इस पर आप चर्चा करें। कहने का मतलब, आप इस प्रश्न को अगर गहराई पूर्वक देखें तो आप इसमें दो बातों का तो समर्थन कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप बेहतरीन आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे वर्डों पे बिल्कुल ध्यान दिया करिए, क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनर आपको इस पे दो गलतियों को लेकर आपसे तीसरी गलती भी मनवा लेता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दो गलतियां माननी है, उसकी तीसरी गलती को तर्क और तथ्य के माध्यम से खंडित करना है। क्लियर? जैसे आपसे इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भली भांति संकल्पित थीं, एक तारीफ कर रहा है, फिर कह रहा है कि निकृष्टता कार्यान्वित थी। ठीक है, ये बात भी सही है, और विनाशपूर्णता परित्यक्त थी। इस लाइन पे सबसे ज़्यादा वेटेज है, जिसका ध्यान नहीं जाता है। 90% स्टूडेंट्स जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनका ध्यान इस लाइन पे नहीं जाता है, और इसी लाइन पे ना जाने के कारण कई सारे स्टूडेंट इस बात से सहमत हो जाते हैं। आपको यहाँ पे समझना है कि आखिरकार एग्जामिनर ने आपको ये जो, क्या आप इस बात से सहमत हैं, ये बात इसलिए नहीं कही है कि आप भली भांति संकल्पित योजनाएं और निकृष्टता कार्यान्वित माने। क्या आप इस तीसरे वर्ड से भी सहमत हो?
और आपको बस यही तो प्रूफ करना है कि भाई साहब हम आपकी इन दो बातों से तो सहमत हैं और उसके पीछे आप अपने तथ्य और तर्क दे सकते हो, लेकिन विनाशपूर्णता ये परितक् थी, इसके लिए आप आंशिक बातें बताओगे। क्लियर? जैसे कि कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं कि परित्यक्त का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। परित्यक्त का मतलब होता है कि उन्हें फिर अपने हाल पे छोड़ दिया गया, विनाश के रूप में। विनाश के रूप में जब वो योजनाएं उसने देखा कि ये हमारी कार्यान्वित नहीं हो पा रही या इनका कोई उपयोग नहीं है, तो उनको छोड़ देता था, फिर उस पर इतना वो ध्यान नहीं देता था, और जो कि उसके विनाश के लिए एक कारक बनी। समझ रहे? तो आपको ये समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि इन दो प्रश्नों को हमें देखना है, और फिर आप जब ऐसे प्रश्न को डील कर रहे हो तो आपको ये भी पता हो कि आखिरकार उसकी जो योजनाएं हैं उसको लेकर किसने लिखा है। सबसे पहले तो आप देखोगे उसके बारे में बर्नी लिखता है ये सारी चीज़ें, और बर्नी ही ये बताता है कि वास्तव में उसके जो अभियान हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी थी। लेकिन जब बर्नी ये बातें बता रहा होता है तो वो ये नहीं बताता कि इनका क्रम क्या था। और एक और बात कि इन बातों को लेकर कई सारे हिस्टोरियन के मध्य मतभेद भी है। आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक पे काफ़ी अच्छा लिखने वाले मेहंदी हुसैन नाम के एक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा है कि ये बात सत्य है कि उसकी योजनाएं जो थीं वो क्रियान्वित सही से नहीं हो पाई या विनाशपूर्ण परित्यक्त तो हुई, लेकिन उसके पीछे केवल और केवल मोहम्मद बिन तुगलक का योगदान नहीं था। समझ रहे? तो आप इन सारी चीज़ों को देखोगे और आप इनको एक्सप्लेन करोगे। आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? आप एक्सप्लेन ऐसे करोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, आप यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में हमें बर्नी के वृत्तांत से पता चलता है, जो कि निम्नवत हैं। आपने बता दिया कि ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, ठीक। और आप जब वो योजनाएं बता रहे हो पॉइंट फॉर्म में कि पहली योजना क्या है, उसकी दूसरी योजना क्या है, तो आप बताओगे कि उसकी जो पहली योजना है वो है राजधानी परिवर्तन, दूसरी योजना क्या है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तीसरी क्या है, तो आप बताओगे दोआब में कर वृद्धि, चौथी क्या है, मिश्रित प्रशासनिक व्यवस्था, पांचवी क्या है, आप उसमें उसके अभियानों का उल्लेख कर दोगे कि खुरासान अभियान हो या कराचिल अभियान हो। अब जब आपने ये बातें बता दी पॉइंट फॉर्म में, तो एग्जामिनर को लगा कि हाँ इस स्टूडेंट्स को वो 5 पॉइंट पता है। अब आप बताओगे यहाँ पे इन लाइन को एक्सप्लेन करोगे कि आखिरकार उसने जो राजधानी परिवर्तन था उसे क्यों किया, ठीक। और वहाँ पे आप डिबेटेबल आंसर छोड़ोगे हर चीज़ पे कि राजधानी परिवर्तन को लेकर भी कई सारे इतिहासकारों में मतभेद है। बर्नी कहता है ये बात, इब्न बतूता कहता है ये बात, और जो मेहंदी हुसैन है उनकी बात अलग है। आप ऐसे यहाँ एक्सप्लेन कर दोगे। फिर बताओगे निकृष्टता क्रियान्वित कैसे, कि जब उसने राजधानी परिवर्तन किया तो एक तो उसने राजधानी परिवर्तन का टाइमिंग उसकी सही नहीं थी, उसने गर्मी के टाइम पे किया। फिर आप बताओगे उसने जब राजधानी परिवर्तन कर रहा था तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जो दौलताबाद वो प्लेस बना रहा था वहाँ पे पीने योग्य पानी ही नहीं था, तो इस चीज़ की भी कमी। साथ ही आप देखोगे कि भौगोलिक दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और उस समय यातायात के साधन इतने अच्छे नहीं थे, ठीक। लेकिन फिर भी उसने हर संभव प्रयास किया यातायात साधनों के लेकर और या फिर विश्राम स्थलों का निर्माण कराकर, ठीक। अब ये आप जब बातें बता रहे होगे तो यहाँ पे आप जो रीज़न बताओगे कि आखिरकार उसने राजधानी परिवर्तन किया क्यों, तो आप देखोगे राजधानी परिवर्तन को लेकर कई सारी डिबेट चलती हैं कि एक तो वो साउथ में अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण चाहता था, दूसरे लोग कहते हैं कि उसे मंगोलों से आक्रमण से खतरा था, तीसरे लोग कहते हैं कि जो उत्तर भारत की राजनीति थी वो विद्रोहों से संबंधित थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने राजधानी परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि वो दिल्ली के लोगों से नाराज़ रहता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अपनी इस्लामिक संस्कृत को दक्षिण में भी प्रमोट करना चाहता था, इसीलिए उसने नाम दौलताबाद रखा उस जगह का, जिसमें बाद में बहमनी नामक एक साम्राज्य की स्थापना हुई या बहमनी साम्राज्य की स्थापना में सहायक हुआ। आप ये सारी चीज़ें जब बताते हो तो एग्जामिनर को लगता है अच्छा आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। फिर आप इसी में क्या कहते हैं शॉर्ट में आप ये बता सकते हो कि इसने सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई और सांकेतिक मुद्रा असफल हुई तो क्यों हुई। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे होगे तो आपको इतना याद रखना है कि आप ये सारी चीज़ें, ये पूरा पैरा
केवल और केवल इसी पेज में एक्सप्लेन करोगे, इस पेज के उस तरफ नहीं। आपको ये कैसे करना है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजंक्शन के माध्यम से कर सकते हो, यानी कि संयोजक शब्दों का उपयोग करते हुए आप ऐसे लिख सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की जानकारी के बारे में बर्नी कहता है कि उसने ये योजनाएं की। फिर जिसके संबंध में उसका कहना है कि जो ये राजधानी परिवर्तन है उसका कारण ये था, साथ ही उसने खुरासान अभियान इसलिए किया, कराचिल अभियान उसने इसलिए कि ये सारी चीज़ें आपने जब यहाँ पे बता दी पूरी तरीके से, दो आप में कर वृद्धि क्योंकि ये सारी चीज़ें, तब आप अपने नेक्स्ट पेज में ये बताने की शुरुआत करोगे। किंतु गहराई से देखें तो इन योजनाओं का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये बात अलग है कि इन योजनाओं ने उस समय समकालीन टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, बट उनका फ्यूचरिस्टिक क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इनका कोई योगदान रहा, और अगर कोई योगदान रहा तो ही तो हम कहेंगे योजना सफल रही या असफल रही। अगर इनका फ्यूचर में कोई योगदान नहीं है, किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई वो पूरी तरह से विनाशपूर्ण थी। क्लियर। अब आप देखोगे कि जब आप ये देखते हो कि उसने इन योजनाओं को जब इम्प्लीमेंट किया था तो उस समय भले ही प्रॉब्लम आई, लेकिन आप ये भी जानो कि उस समय सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कहा जाता है कि 13 से 14 प्रांत उस समय शामिल थे। हिमालय से लेकर साउथ इंडिया तक का भारत उसके अधीन था। कहने का मतलब अशोक के बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ा साम्राज्य उसके पास था। और आप देखोगे कि जब उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई और सांकेतिक मुद्रा की जब खाना पूर्ति नहीं हो पाई तो उसने अपने खजाने से ही पैसे दिए। समझ रहे। कहने का मतलब आप यहाँ पे ये मत देखिए कि उसकी जो योजनाएं थी पूर्णतः विनाशपूर्ण थी। उसने एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म किए, उसने एग्रीकल्चर में जो कहते हैं नई आप कह सकते हो सुधार किए, चाहे वो दीवान एक कोई नाम का डिपार्टमेंट बनाने की बात हो, चाहे उसने एक सोंधर नामक ऋण देने की प्रक्रिया चलाई जिसे बाद के शासकों ने भी अपनाया। यानी कि अगर वो असफल था वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन बाद के कालों में उसकी वो जो स्कीम्स थी वो विनाशपूर्ण नहीं थी। वो किसी न किसी शासक के लिए, किसी न किसी राजा के लिए एक सहायक का काम कर गई, जो कि आप अकबर के टाइम पीरियड पे भी देखोगे, जो कि आप फिरोज शाह तुगलक के बाद भी देखोगे, जो लोधी डायनेस्टी में भी आप देखोगे, शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड पर भी देखोगे। तो आप ये कह सकते हो क्लियर कि हाँ उस समय ये फेलियर हो सकती है। जैसे जब हम असहयोग आंदोलन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना कि असहयोग आंदोलन असफल हो गया, तो क्या पूरी तरह से असहयोग असफल था? तो नहीं, इसने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की वो जिज्ञासा तो जगा दी, उस ऊर्जा को तो मजबूत कर दिया कि हाँ हम इनसे लड़कर जीत सकते हैं, और कई सारे ऐसे क्रांतिकारी नेतृत्व को उभार दिया जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आज़ादी के ध्वजवाहक बने। तो आप ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर को ये फील आएगा कि सब लोग तो यही कह रहे अभी तक कि जो उसकी योजनाएं हैं वो पूरी तरह से विनाशपूर्ण थी। सब लोग यही कह रहे कि उसने जो उस समय प्रयोग किए, और एक और बात आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि उसने प्रयोग किए थे। कोई भी पर्सन जब प्रैक्टिकल करता है तो सफल भी होता है और असफल भी होता है, लेकिन उन प्रैक्टिकल्स को क्या आप ये कह सकते हो कि वो प्रैक्टिकल पूरी तरह से असफल हुए? कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए विश्व भर की ना जाने कितनी गवर्नमेंट्स ने कितनी बार ट्रायल किया, बट हर बार वो फेल हुए। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि उन्होंने जितनी बार ट्रायल किया उतनी बार ये तो सीखा कि इस ट्रायल से वैक्सीन नहीं बन सकती है, और भविष्य के लिए उन नवोन्मुख जो युवक हैं या जो युवतियां हैं जो कभी मेडिकल की फील्ड में आएंगी और वैक्सीन को बनाने के प्रैक्टिकल करेंगी तो वे सीख तो सकती हैं कि हाँ कोविड-19 की वैक्सीन इन फार्मूले के बेस पे नहीं बनाई जा सकती है, और जिन फार्मूले के बेस पे बनाई जा सकती है उसके आगे हम बढ़ सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे आप जब लिखोगे तो आपका जो आंसर होगा वो अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा एक अलग डायमेंशन शो करेगा। आप सबकी तरह पहले पेज में ये तो बता दो कि हाँ उसकी योजनाएं कैसे भली बात संकल्पित थी, कैसे निकृष्टता क्रियान्वित थी और कैसे वो बाद में वापस ले लेता था, लेकिन आप इसका दूसरा पक्ष भी बता दो। आप ये कहीं मत बताओ कि हाँ कि हम उसकी बातों से सहमत हैं। आप लास्ट में ये जरूर कह सकते हो कि उसकी योजनाएं तो असफल थी उस समकालीन युग के लिए,
लेकिन आने वाले युगों के लिए कई सारे शासकों को उससे सीख मिली। समझ गए? तो इसलिए हम पूर्णतः तो नहीं कह सकते कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी वो पूरी तरह से असफल ही साबित हुई, बल्कि बाद के कालों के लिए ये एक मॉडल का काम करी। क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते हो, तो इससे आपके आंसर को एक नया डायमेंशन मिल सकता है। बाकी तो सभी लोग यही लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ भली बात संकल्पित कैसे थी आप बता दीजिए, निकृष्टता कार्यान्वित कैसे थी वो बता दीजिए, और विनाशपूर्ण प्रत्यक्ष कैसे थी। क्लियर? और बाकी आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना है कि आप सांकेतिक मुद्रा को ज़्यादा डेप्थ में बताएं, या आप राजनीतिक व्यवस्था के बारे में डेप्थ में बताएं, या फिर आप ये बताएं कि खुरासान अभियान या कराची अभियान उसने क्यों किया, या फिर आप ये बताएं राजधानी परिवर्तन को लेकर जो काफ़ी बड़ी डिबेट है, क्योंकि इतना आपके पास इसमें टाइम है ही नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे 150 वर्ड या 225 में लिखना होगा। तो आप फर्स्ट पेज में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो, सेकेंड पेज में आप अपना एक नया डायमेंशन डाल दो कि हालांकि कई सारे इतिहासकार तो ये मानते हैं, बट जो मानते हैं और जो सोर्सेज हैं उन पे भी तो सवाल उठता है। आप इब्न बतूता को देखोगे, वो कहता है कि उस समय जो इसने अभियान किए तो वो मंगोलों से बचाव के लिए किए, जबकि आपको पता हो कि उस समय तक मंगोलों के आक्रमण उसके टाइम पीरियड पे हुए ही नहीं जब वो राजधानी परिवर्तन करना चाह रहा था। और एक मज़े की बात यह है कि जब वो राजधानी परिवर्तन कर रहा था उस समय इब्न बतूता आया भी नहीं था इंडिया, बट उसने वृत्तांत लिख दिया पूरा। तो ये चीज़ें सोर्स की पे भी डिपेंड करती हैं। क्लियर? तो मिलते हैं, आपको ये सारे आंसर समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।